ठीक। आकांक्षा, अंकिता, हनी, इमरान, आप लोग क्लास में हैं? यस सर। यस वेरी सर गुड, है। यस वेरी सर। गुड। तो यस सर। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा तैयारी करवा रहे हैं। एग्जामिनेशन में मोस्टली उम्मीद रहती है कि शॉर्ट ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। मिस्टर ए बी सी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, गर्मी में आइसक्रीम बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अनदर एडिबल आइस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर previous year was 56 lakh. Company desired to opt the composition scheme in current year. Whether ABC eligible for composition scheme if all sales are made intra-state. बेटा इंट्रा-स्टेट का मतलब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मुझे कोई मदद करेगा? सर सेम स्टेट, सर यूपी का सेम स्टेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इंटर स्टेट के लिए बात थी, अब ऐसे में क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? तो अच्छा यहाँ पर बेटा ऐसे लिखा है, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? ये ऐसे लिखा है M/S ABC, तो ये इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? ये क्या है? कोई बता पाएगा? देखिए नेम के साथ ऐसा यूज करते हैं, 11th क्लास में जब एंट्री करते हैं तभी सिखा दिया जाता है अकाउंट्स के लिए। इसको एक तरीके से करते हैं, इसको एक तरीके से ऐसे करते हैं, इसको भी किसी खास वजह से ऐसे यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आइडेंटिटी के लिए यूज किया जा रहा है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? आता हो तो बता दिया करो, नहीं आता है तो कह दो सर नहीं आता है। नहीं पता सर। ये बेटा मेसर्स होता है। ये हिंदी में देखो शायद गलत लिख दूं मैं, ऐसे लिखा जाता है मेसर्स। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन इज ए मेसर्स। जैसे मास्टर है, मिस्टर है, मिसेज है, तो जब फर्म के लिए बात होती है तो M/X का मतलब होता है मेसर्स, तो मेसर्स यूज किया जाता है। अच्छा आइए, तो अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है और आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है, तो आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर को ये वाले सुविधाएं नहीं दी गई हैं, ये रजिस्ट्रेशन इस पे नहीं करा सकते। तो अब रजिस्ट्रेशन होगा या क्या नहीं होगा सर, कितना में याद रखना होगा? तो मैंने आपको ये पूरे नोट्स दे दिए हैं, आप इन पूरे नोट्स को देख करके, पढ़ करके, और जो डाउट्स हो सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपके ग्रुप पे इसको अपलोड कर दिया है। थ्योरी में और कोई दिक्कत हो पूछते रहिएगा। प्रैक्टिकल की एक और बात करते हैं, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म पे है, हल्का दिमाग लगाना है सर, ज्यादा नहीं लगाना है। मिस्टर राम ऑफ हरियाणा इज ए डीलर ऑफ टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, बड़ा जबरदस्त स्टाइल। देखिए टैक्सेबल भी दे रखा है, नॉन टैक्सेबल भी दे रखा है, एग्जम्प्टेड भी दे रखा है, तीनों ही कंटेंट उसके पास दे रखे हैं, और एग्रीगेट उसका बनता है 46 लाख का। अब बताओ कंपोजिशन स्कीम में ये आएगा कि नहीं आएगा? नीचे आंसर भी दे रखा है, उसे पढ़ के भी आप बता सकते हैं। सर नहीं आएगा। रीजन 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 बहुत सही नहीं आएगा। सर क्योंकि वो भी सप्लाई कर रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जो टैक्स में लिवाई नहीं हो रहे, नॉट लिवाई। ये बाकी बच्चे भी आंसर दिया करें। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर दिया करें। ओके सर। ये रीजन है जो यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन से आपको क्या बात सीखने को मिल गई कि अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन है तो सेक्शन 10 क्या कह देता है? दो सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स कर रहे हैं विच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, मतलब जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना है, मतलब नॉन टैक्सेबल हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन हो जाने की वजह से कंपोजिशन स्कीम नहीं लगेगी। तो कंपोजिशन स्कीम को अगर शॉर्ट में समझा जाए
तो आप ये देख सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के लिए हम अगर ब्लॉक की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि XYZ W अगर अपने सारी यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तभी हो पाएगा, किसी एक का नहीं हो सकता। इसके बाद में अगर बिजनेस कर रहे हैं गुड्स के लिए, तो जो गुड्स हैं उनका भी नेचर के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोनों पे आपने देख लिया कि हम नेचर के अकॉर्डिंग कैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, मिस्टर राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट। ठीक, क्योंकि स्टेट आपका बदल गया। 45 लाख पे डील कर रहे हैं। डिसाइड वेदर मिस्टर राम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10। वेदर योर आंसर will change if Mr. Ram is purchasing a goods from Maharashtra and selling goods in Haryana only। अभी अभी थ्योरी का ये वाला पार्ट बताया था, प्रैक्टिकल के तौर पे इसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा याद दिला देता हूं। इंटर स्टेट में एक स्टेट है यहाँ पर हरियाणा, याद बताता हूं, और एक जगह हो गई दिल्ली स्टेट। एक जगह का सेलर, एक जगह का सप्लायर। तो सेलर कहाँ का है? सेलर यहाँ का है। याद आ रही बात? उसने सप्लाई कहाँ किया? यहाँ किया, परचेजर के दिल्ली। पास। तो यहाँ परचेजर है। तो अगर याद हो तो जहां पर परचेजर होता था उसके बारे में क्या बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा? इंटर स्टेट के केस में। तो आ जाइए आंसर में, आपको आंसर मिल जाएगा। मिस्टर राम कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम सिंस ही इज मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी अभी यही बात हुआ था ना कि जहां पर सेलर है उस जगह के लिए हमको टैक्स नहीं लगाना, जहां परचेजर है उस जगह के लिए स्कीम में हम लेकर के आएंगे। ये रिकॉर्डिंग को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यही आंसर मिलेगा। तो क्या समझे, क्या होना चाहिए इंटर स्टेट सेल में जहां कंपोजिशन मिलनी है? कौन से स्टेट में? जहाँ पर परचेजर हो। जहां पर परचेजर होगा। अब देखिए, अब इस लाइन का मतलब बदल दिया। इस लाइन देखो क्या कह दिया, वेदर योर आंसर विल चेंज मिस्टर राम इज परचेजिंग गुड्स। अब मिस्टर राम सेलर की जगह परचेजर भी आ गया। कैसे आ गया? महाराष्ट्र है, समझ लो महाराष्ट्र मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ महाराष्ट्र से वो गुड्स ले रहा है, तो जब गुड्स ले करके यहाँ पर आया अपने पास हरियाणा में, तो बेटा ये सेलर है कि इस समय परचेजर है? परचेजर है सर। परचेजर है। महाराष्ट्र। इस कंडीशन के लिए, इस इंक बदल देता हूं, इस कंडीशन के लिए महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा के केस में वो अब स्टैंड क्या करेगा? परचेजर करेगा। और हम रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं? रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन का कहाँ करते हैं? किस पोजीशन में? परचेजर। परचेजर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के इसके लिए आएगा? यस ही तो निकल करके आएगा। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यस आएगा कि नहीं आएगा। देखो नीचे लिखा हुआ है, however if Mr. Ram is purchasing goods from Maharashtra then he is eligible for composition scheme and there is restriction on outward interstate supply but not on inward interstate supply। क्या डाउट्स क्लियर या फिर से बताएं? तो क्लियर सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कुछ ये कंपोजिशंस के लिए कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं कि किस समय कैजुअल के लिए होगा, कब टैक्सेबल होगा। कल हम लोगों ने इसको शॉर्ट के लिए किया था। यहाँ पर उनके पूरे केसेस भी दे दिए गए हेडिंग के साथ में। जो लोग अपना पढ़ना चाहें तो नोट्स के साथ में डेप्थ से इसकी रीडिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, मगर इंग्लिश की बुक में नहीं मिला था तो हिंदी की बुक में मुझे चार्ट मिला
कि कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चार्ट आपको याद रहे, हिंदी में ही था तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में समझा तो दूंगा ही आप लोगों को, मगर ये चार्ट इंग्लिश की बुक में नहीं मिल पाया था। सबसे पहले देखो 50 लाख से एक्सेस जाने वाले कौन कौन है। सेवाओं का मतलब होता है सर्विस वाले। तो अगर सर्विस के केस में 50 लाख से ऊपर है तो आप क्या करोगे, इसको कंपोजिशन में लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लेंगे सर। नहीं लेंगे। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको 50 लाख की पोजीशन बताई थी इनकम टैक्स को लेकर के कि पीजी बीपी के केस में, प्रोफेशन वाले केस में जब सर्विस दी जाती है तो 50 लाख होता है। आपने कहा था इनकम टैक्स हमने पढ़ा है सर। चलिए बहरहाल अभी तो सुन लिया 50 लाख सर्विस के केस में। दूसरा ब्लॉक सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट के अधीन कर योग्य सेवाओं का अमान्य पूर्ति करता है। यहाँ तो मैं अटक जाऊंगा। हिंदी वाला कोई है? हेलो, हिंदी वाला कोई है? पता नहीं अब सर। बोलेंगे भी नहीं अगर कोई होगा भी तो। सुनो, इसका मतलब ये है कि ये भी सर्विस था, ये भी सर्विस है। पहली चीज तो ये, तो सर सर्विस तो है मगर प्रॉब्लम क्या है? टैक्सेबल सर्विसेज हैं, ये भी ठीक है, जो सर्विस है वो टैक्सेबल है, मगर बेटा प्रॉब्लम ये है कि जो उसका सप्लायर है, यहाँ की बात कर रहा हूं, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो सप्लाई करने वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें रिवर्स मैकेनिज्म लग जाता था। जैसे मैं तुमको एग्जांपल बताया था कि लखनऊ से तुम चिकन के गुड्स एक्सपोर्ट करने की बात करो या महाराष्ट्र भेजने की बात करो, छोटे छोटे डीलर्स हैं उनसे तुम गुड्स परचेस करके लाओगे तो वो लोग रजिस्टर्ड थोड़े ही होंगे। तो आप उस जगह रिवर्स मैकेनिज्म के ऊपर काम करते थे। सेम वही पॉइंट यहाँ पर है सर्विस के लिए। तो अगर सर्विस तो टैक्सेबल है मगर जो उसका सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी कंडीशन में नहीं होगा। देन गुड्स की अभी अभी हम लोगों ने बात करी, गुड्स की सप्लाई के केस में, सेल के केस में। तो गुड्स के केस में तुम समझ गए थे ना कि हम लोग परचेज करते हैं रजिस्टर्ड करेंगे। देन ये पॉइंट है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो नहीं लेंगे। फिर आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, टोबैको जिसे बोलते हैं इन इंग्लिश, इनके लिए जो मैन्युफैक्चर होंगे, इसका मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन भी कराया, एक केस स्टडी टाइप का छोटा 4 लाइन का नहीं कराया था? वापस ले चल के दिखाऊं आइसक्रीम वाला? यस सर कराया। हाँ, तो ये वहां से भी आपका पॉइंट बन गया, क्वेश्चन हो गया। देन कंपोजिशन विकल्पधारी माल का अंतर राज्यीय आंतरिक पूर्ति प्राप्त करता। तो ये पॉइंट का मतलब जो है, जो समझे वो मुझे बता दे। सर आप ही बताइए। हम ही बताएं? हम तो सोच रहे तुम लोगों से थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। देखो कंपोजिशन विकल्पधारी जो वर्ड हो रहा है इसका मतलब है कि जिसके पास ये ऑप्शन है, और वो जो गुड्स है उसको आंतरिक पूर्ति, अंतर राज्यीय मतलब इंटर स्टेट। तो यहां पर इंट्रा स्टेट जो है उसकी बात की जा रही है गुड्स को रिसीव करने के लिए। और वैसे भी हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जब भी सप्लाई होगी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो एलिजिबल नहीं होगा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, जरा अंतरराज्यीय आंतरिक पूर्ति का मतलब पता करके प्रॉपर, तब मैं आपको बताऊंगा इसका इंग्लिश का कन्वर्जन जो है वो प्रॉपर करके, क्योंकि गलत बताएं ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपोजिशन ली हुई की पूरे ऐसे चार्ट हैं जिसमें बेटा टोटल रेट टर्नओवर दे रखा है, और इस चार्ट के थ्रू हिंदी इंग्लिश की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेटा
रुपीस की बात हो रही है तो डायरेक्टली हम लोग रुपीस में बात कर सकते हैं। ये मैंने पूरा चार्ट आपको बना के नहीं, मैंने कहीं से कॉपी करके आपको दिया हुआ है, इसको देख करके और बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं कंपोजिशन को और बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, हम विदाउट कंपोजिशन और विद कंपोजिशन को पढ़ेंगे, कंपैरेटिव करेंगे तो समझ में हमें ज्यादा बेहतर आएगा। फटाफट मैंने यहाँ पे कुछ रखे हैं, उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर ये 1 है, मिस्टर राम गोपाल एंड सन्स। क्या मैं स्टार्ट करूं? Yes, sir. Mr. Ram Gopal and Sons is a dealer in electrical equipment which is chargeable under GST 12%. अगर कंपोजिशन नहीं लेगा तो वो 12% देगा। They received all his interval supply from registered dealer from the following particular advice and adaptability। अब आपको ये बताना है कि उसको आप किस में ले जाना चाहोगे, कंपोजिशन में या फिर नॉर्मल के लिए। तो बेटा इसके लिए हमें पहले नॉर्मल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये नॉर्मल का कैलकुलेशन है, ये हमारे पास नॉर्मल का रेट क्या है 12%, इसके हिसाब से कैलकुलेशन है क्या क्या? एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर, एस्टिमेटेड इनवर्ड सप्लाई 28 lakhs, देन जीएसटी पेबल ऑन इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड जान रहे हैं ना, परचेज करते समय? Yes, sir. अच्छा, अब क्या पेमेंट आपको करना है उसको आपको देखना होगा। यहां पर टैक्स का रेट कितना दे रखा है 12%। तो अब आप देखिए एनुअल टर्नओवर विद जीएसटी 33,60,000 गिवन है हमारे पास। तो 33 लाख एनुअल टर्नओवर मतलब सिंपल सेल्स ही तो हुआ। तो सिंपल सेल्स के ऊपर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 33,60,000 के ऊपर हम 12% कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बच्चे ये कहेंगे सर 12% कैलकुलेट तो ऐसे होता है ना। हाँ, मगर सर इसमें तो 112 से डिवाइड किया गया है। कोई बच्चा मुझे बताए ऐसा क्यों? हाँ या नहीं, बोलो जल्दी। सर पता नहीं। पता नहीं। बेटा जब आप सेल करोगे, ये एनुअल टर्नओवर है, जब आप सेल करोगे तो सेल वाली जो वैल्यू होगी वो तो 100% कॉस्ट रहेगी ना, उसके ऊपर टैक्स लगाओगे तभी तो इनवॉइस तुम्हारा तैयार होगा 112 का। यस। ओके? तो इसके अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी इंक्लूडेड थी, इसलिए डिवाइडेड बाय 112 किया गया ताकि 12% जो है वो टैक्स पता चल जाए जो आपको पे करना है। समझ गए? यस सर, समझ गए। ओके। और टोटल जो वैल्यू थी उसको जोड़ करके अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद जीएसटी पेबल ऐसे आता है। एक बार जल्दी से इसको चेक कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। ये पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। इसमें सीधे सीधे 1% कैलकुलेट किया गया है। अब जिसमें कम पड़ेगा हम लोग उसी को ही चूज कर